जय हिंद दोस्तों, मैं राजकुमार आप सभी का स्वागत करता हूं ज्ञानपीठ जीके पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, उत्तर प्रदेश वीडियो भर्ती जो री एग्ज़ाम होने वाला है आपका, उसके लिए जीके का एक और मॉक टेस्ट मैं लेके आया हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का मॉक टेस्ट बिना देर किए हुए। पहला क्वेश्चन 101 से लेकर 150 तक क्वेश्चन इसमें शामिल हैं। तो पहला प्रश्न, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने किस स्थान पर CGD नेटवर्क में हाइड्रोजन के मिश्रण की भारत की पहली परियोजना शुरू की है? दोस्तों, भारत में हाइड्रोजन मिश्रण की पहली परियोजना जो शुरू की गई है ना, वो इंदौर में की गई है। ठीक है, इसका सही जवाब क्या होगा? इंदौर, ऑप्शन बी। अच्छा दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि ये जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का दूसरा नाम क्या है? दोस्तों, हाइड्रोजन का दूसरा नाम भविष्य का ईंधन भी है। हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है। और एक चीज़ याद रखिएगा कि नॉर्वे एक देश है यूरोप का, नॉर्वे में पहली बार एक नाव बनी है जो तरल हाइड्रोजन से चलती है। ये भी आप याद रखना, तरल हाइड्रोजन से चलने वाली जो नाव बनी है वो आपकी बनी है नॉर्वे में। ठीक है, नॉर्वे में तो नाव बनी है। और एशिया का पहला देश कौन सा है जिसने हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन संचालित की है? चीन। एशिया का पहला देश चीन है जिसने हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन बनाई है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। क्लियर? अच्छा, यहाँ पे दोस्तों ये जो इंदौर है ना, इंदौर मध्य प्रदेश में है और ये छठी बार लगातार जो छठा सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया था। और इंदौर में क्या हुआ था? इंदौर में हुआ था प्रवासी भारतीय सम्मेलन। प्रवासी भारतीय सम्मेलन जो हुआ ये इंदौर में हुआ। और ये इसमें मुख्य अतिथि कौन थे? गुयाना के राष्ट्रपति थे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे लिखा गया दोस्तों बेंगलोर। बेंगलोर को भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है। क्या बोलते हैं हम? सिलिकॉन वैली। और बेंगलोर में क्या हुआ? भारत का पहला 3D पोस्ट ऑफिस बना है। भारत का पहला 3D पोस्ट ऑफिस कहाँ पे बना? सर, बेंगलोर में बना है 3D पोस्ट ऑफिस। याद रखिएगा दोस्तों, 3D पोस्ट ऑफिस भारत में पहली बार बेंगलोर में बना है। क्लियर दोस्तों? तो आप याद रखिएगा, हाइड्रोजन को मिश्रण करने की पहली परियोजना इंदौर में बनी है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस देश ने एक नई नौसैन्य वायु रक्षा प्रणाली सी डोम सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? दोस्तों, सी डोम जो है ना, ये इजराइल की वायु रक्षा प्रणाली है। इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए, इजराइल। दोस्तों, इजराइल की राजधानी क्या है? यरूशलेम। इजराइल की राजधानी यरूशलेम है। और यहाँ की मुद्रा को शकल कहा जाता है, शकल। इजराइल की संसद का नाम क्या है? नेसेट। इजराइल की संसद का नाम नेसेट है। और इजराइल में बड़ा प्रसिद्ध मरुस्थल है नगेब। नगेब मरुस्थल कहाँ पर है? सर, इजराइल में है नगेब मरुस्थल। ठीक है, इजराइल में नगेब मरुस्थल है, याद रखिएगा दोस्तों। और इजराइल के बारे में एक चीज़ और याद रखना, इजराइल की खुफिया एजेंसी है मोसाद। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आती है। मोसाद खुफिया एजेंसी है इजराइल की। चीन की राजधानी बीजिंग है, बीजिंग, ये भी आप याद रखिएगा। और चीन की दो मुद्राएं हैं, एक युआन है और एक है आपकी रेनमिनबी। रेनमिनबी, तो ये आप याद रखना, चीन की दो मुद्रा, एक युआन और एक रेनमिनबी। अच्छा, चीन में एक वो भी है मरुस्थल, तकला मकान मरुस्थल। तकला मकान मरुस्थल किस देश में? चीन में है तकला मकान मरुस्थल। क्लियर दोस्तों? अच्छा, यहाँ पे लिखा गया रूस। रूस की राजधानी है मॉस्को। मॉस्को, और मॉस्को यूरोप महाद्वीप में आता है, ये ध्यान रखना। और इसकी वो क्या है? करेंसी वो है रूबल। ठीक है, याद रखिएगा। उत्तर कोरिया की मुद्रा क्या है? वॉन। उत्तर कोरिया की मुद्रा वॉन है। इसकी राजधानी प्योंगयांग है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस पनडुब्बी ने फरवरी 2022 में अपनी पहली समुद्री परीक्षण यात्रा शुरू की है? दोस्तों, इसका सही जवाब होगा आपका INS बागीर। INS बागीर वो पनडुब्बी है जिसने फरवरी 2022 में अपनी पहली समुद्री परीक्षण यात्रा शुरू की है। याद रखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अगर कभी क्वेश्चन आए कि पनडुब्बी किस सिद्धांत पर कार्य करती है? दोस्तों, पनडुब्बी आर्किमिडीज के सिद्धांत पर तैरती है, याद रखिएगा। पनडुब्बी आर्किमिडीज के सिद्धांत पर तैरती है, याद रखें। नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित में से किस देश ने लॉन्ग मार्च 8 रॉकेट द्वारा एक साथ 22 उपग्रहों को फरवरी 2022 में अंतरिक्ष में स्थापित किया? दोस्तों, लॉन्ग मार्च जो रॉकेट है ना, ये चीन का रॉकेट है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। ठीक है, चीन का रॉकेट है। अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आए कि चीन की भाषा क्या है? दोस्तों, चीन की राजभाषा को मंडारिन बोलते हैं। मंडारिन मतलब चीनी भाषा को मंडारिन कहा जाता है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। नेक्स्ट आपका, DCGI मतलब ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए बायोलॉजिकल कोरोना वैक्सीन
कार्बेवैक्स के इस्तेमाल को फरवरी 2022 में मंजूरी दी है। दोस्तों ये जो कार्बेवैक्स वैक्सीन लगेगी ना, ये 12 से 18 साल तक के बच्चों को लगेगी। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। दोस्तों वैक्सीन शब्द जो है ना, ये लैटिन भाषा के बैक्सा शब्द से निकला है, और बैक्सा का मतलब क्या होता है? काऊ। मतलब वैक्सीन शब्द का मतलब काऊ होता है, याद रखना। नेक्स्ट आपका, भारतीय महिला खिलाड़ी बी.आर. बनीता ने किस खेल से संन्यास लेने की घोषणा की है? दोस्तों बी.आर. बनीता जो है ना, ये क्रिकेट खेलती हैं। सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी क्रिकेट। और क्रिकेट की एक टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं, याद रखिएगा। दोस्तों यहाँ लिखा गया टेनिस। क्या आपको पता है कि डेविस कप का संबंध टेनिस से होता है? डेविस कप का संबंध किससे है? टेनिस से होता है, याद रखना। टेनिस का वर्ल्ड कप कहा जाता है डेविस कप को। यहाँ लिखा गया बैडमिंटन। दोस्तों बैडमिंटन के लिए थॉमस कप याद रखिएगा, ये बहुत आता है आपके एग्जाम में। थॉमस कप किस खेल के लिए? बैडमिंटन। और एक है आपका उबेर कप। थॉमस कप और उबेर कप दोनों किसके लिए हैं? बैडमिंटन के लिए होते हैं। तो बी.आर. बनीता ये क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे आईपीएल फ्रेंचाइजी कोलकाता नाइट राइडर्स का नया कप्तान बनाया गया है? दोस्तों जो नया कप्तान है ना कोलकाता नाइट राइडर्स का, तो इसका सही होगा वो श्रेयस अय्यर है। ध्यान, फरवरी 2022 की बात हो रही है, तो क्वेश्चन थोड़ा पुराना है, लेकिन अभी के लिए तो नीतीश राणा जो है वो कोलकाता का कैप्टन है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस टेनिस खिलाड़ी ने मैक्सिको ओपन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष एकल का खिताब अपने नाम किया है? तो यह इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? वो है आपके स्पेन के खिलाड़ी राफेल नडाल। ओके, सही जवाब है ऑप्शन ए राफेल नडाल। नोवाक जोकोविच ये सर्बिया के खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट, ईंटों की कृत्रिम गोदी वाला एकमात्र सिंधु स्थल कौन सा है? दोस्तों ईंटों का डॉकयार्ड जिस जगह का बना हुआ था वो था आपका लोथल। लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह है, और ये भोगवा नदी के किनारे था। गुजरात में आता है ये लोथल, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, भोगवा नदी। ठीक है दोस्तों। अच्छा, लोथल जो है भोगवा नदी के किनारे तो है, ये जो है यहाँ पे 1954 में इसकी खोज की गई थी। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। अच्छा, लोथल का मतलब क्या होता है? दोस्तों लोथल का मतलब होता है मृतकों का टीला। मृतकों का टीला, लोथल का मतलब है मृतकों का टीला, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दिल्ली सल्तनत का उद्धारक किसे कहा जाता है? दोस्तों दिल्ली सल्तनत का उद्धारक किसे कहा गया है? गयासुद्दीन बलबन को दिल्ली सल्तनत का उद्धारक कहा जाता है। ठीक है, दिल्ली सुल्तान इल्तुतमिश के पश्चात राज्य में षड्यंत्र आरंभ हो गया, और ऐसे समय में बलबन ने दिल्ली की जो गद्दी थी वो संभाली, और उस समय जो विदेशी आक्रमण होते थे वो अधिक थे। तो फिर क्या हुआ कि बलबन ने मजबूत किलों का निर्माण किया गया, उसने फिर दिल्ली को बिखरने से बचाया, तो इसीलिए बलबन को दिल्ली सल्तनत का हमने मतलब उद्धारक कहा है। गयासुद्दीन बलबन जो है इसने लौह और रक्त की नीति अपनाई थी। लौह और रक्त की नीति, याद रखिएगा। दोस्तों इसने पारसियों का एक नया साल होता है नवरोज, नवरोज को शुरू करवाया था, और ये अपने आप को जिले इलाही कहता है। गयासुद्दीन बलबन अपने आप को जिले इलाही कहता है, याद रखिएगा। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे लिखा गया है दोस्तों इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने एकता प्रणाली शुरू की थी, एकता प्रणाली। और एकता प्रणाली क्या थी कि इसमें सेना के सेवा के लिए पैसा नहीं मिलता था, ज़मीन मिलती थी। ठीक है, तो दिल्ली सल्तनत जो है इसका उद्धारक है गयासुद्दीन बलबन। दिल्ली सल्तनत कब से शुरू होती है सर? 1206 से लेके 1526 तक दिल्ली सल्तनत चलती है आपकी, 1206 से 1526 ईस्वी तक। नेक्स्ट आपका, मंगल पांडे ने किस वर्ष 1857 के विद्रोह की प्रथम गोली चलाई थी? दोस्तों कहाँ पर चलाई थी? तो मंगल पांडे ने दोस्तों 29 मार्च 1857 को पहली गोली चलाई, और कहाँ चलाई थी आपकी? 1857 ये चलाई थी बैरकपुर में। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए बैरकपुर में। ठीक है, और ये मंगल पांडे 34वीं जो नेटिव इन्फेंट्री थी उसके मतलब सिपाही थे, ये आप याद रखिएगा। और क्रांति की शुरुआत कहाँ से होती है? मेरठ से होती है। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। नेक्स्ट आपका, गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी धारण की थी वह कौन था? दोस्तों विक्रमादित्य की पदवी धारण करने वाला जो गुप्त राजा है वो चंद्रगुप्त द्वितीय है। ऑप्शन सी चंद्रगुप्त द्वितीय है। ठीक है, इसके दरबार में 9 रत्न भी रहते हैं, याद रखिएगा। और चंद्रगुप्त द्वितीय का शासनकाल गुप्त काल का स्वर्णकाल कहलाता है। सर्वप्रथम चंद्रगुप्त द्वितीय ने ही चांदी के सिक्के चलाए थे, याद रखना, चांदी के सिक्के चलाने वाला पहला गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय। दोस्तों यहाँ पर लिखा गया है समुद्रगुप्त। अच्छा, कभी क्वेश्चन आए कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? दोस्तों भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है।
भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका उस्ताद अलाउद्दीन खान कौन सा वाद्य बजाते हैं? दोस्तों उस्ताद अलाउद्दीन खान ये सरोद के लिए जाने जाते हैं। अच्छा यहाँ पे सॉरी ऊपर कर लेते हैं, सरोद के लिए। और हेमा मालिनी, दोस्तों हेमा मालिनी भरतनाट्यम करती हैं। बिरजू महाराज सबको पता होता है कथक। पंडित शिव कुमार शर्मा संतूर। तो इसका सही जवाब होगा आपका, आप देख सकते हैं, ये आप स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। देखो संतूर की उत्पत्ति ना ये जम्मू कश्मीर से हुई है, संतूर की उत्पत्ति जम्मू कश्मीर से, याद रखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। तो कैसे मिलाया, पहले वाला 2 से मेल खाता है, हेमा मालिनी ने बी वाला 1 से मेल खाता है, 21 से स्टार्ट होता है, तो 21 से 1 ही स्टार्ट है आपका, ऑप्शन डी। नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन 114 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन संख्या 114 क्या कहता है? विषुवत रेखा पर गुरुत्व के कारण त्वरण। दोस्तों विषुवत रेखा पर गुरुत्व के कारण जो क्या होता है, त्वरण जो होता है, ध्रुवों पर त्वरण की अपेक्षा कम होता है, ठीक है। और हम कह सकते हैं कि पृथ्वी के विशेष आकार के कारण ऐसा होता है। तो सही जवाब होगा आपका ऑप्शन ए, ध्रुवों पर त्वरण की अपेक्षा कम होता है विषुवत रेखा पर, इसीलिए विषुवत रेखा पर चीज़ें उड़ने लगती हैं, याद रखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा पृथ्वी पर जी का मान कितना होता है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जो ग्रेविटी होती है ना वो इतनी होती है। माले किसकी राजधानी है? दोस्तों मालदीव की राजधानी को माले कहा जाता है। मालदीव ये आपका हिंद महासागर में स्थित है और इसकी राजधानी क्या है? माले। और इसकी संसद को मजलिस बोलते हैं, मालदीव की संसद मजलिस। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, मालदीव की भाषा बहुत आती है दिवेही। दिवेही किस देश की राजभाषा है? मालदीव की राजभाषा है दिवेही, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। अच्छा यहाँ पे लिखा गया आपका मंगोलिया। मंगोलिया की राजधानी क्या है? उलान बटोर। मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर है। और मंगोलिया की मुद्रा को टोगरोग कहा जाता है, टोगरोग मंगोलिया की मुद्रा है, याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे लिखा गया मॉरिशस। मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुइस। मोरक्को की राजधानी रबात है। नेक्स्ट आपका मसाई जनजाति कहाँ पर निवास करती है? दोस्तों मसाई जनजाति पूर्वी अफ्रीका की है और ये तंजानिया में निवास करती है, तंजानिया। सही जवाब होगा आपका ऑप्शन डी। तंजानिया की राजधानी क्या है दोस्तों? अगर आपके एग्जाम में आए तो तंजानिया की राजधानी डोडोमा है, तंजानिया की राजधानी डोडोमा, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाए, अफ्रीका का देश है, ठीक है। चलिए अच्छा यहाँ पे लिखा गया नाइजीरिया। नाइजीरिया की राजधानी क्या है? अबूजा। नाइजीरिया की राजधानी अबूजा है और यहाँ की मुद्रा को नायरा बोलते हैं, नायरा, नायरा मुद्रा है यहाँ की। नेक्स्ट आपका सुंडा गर्त कहाँ पर स्थित है? दोस्तों सुंडा गर्त हिंद महासागर में है और इसे जावा गर्त भी कहा जाता है, ठीक है। हिंद महासागर की सबसे गहरी खाई कौन सी है? सुंडा खाई, हिंद महासागर। दुनिया का तीसरा बड़ा महासागर है हिंद महासागर। और हिंद महासागर जो है ना, इसका नाम एक देश के नाम पर है, ठीक है, इंडियन ओशन, आप जानते होंगे। तो दुनिया का सबसे बड़ा महासागर है पैसिफिक, यानी पी फॉर पैसिफिक, प्रशांत महासागर, फिर अटलांटिक महासागर, फिर हिंद महासागर, फिर दक्षिणी महासागर, फिर आर्कटिक महासागर। तो ये आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, ठीक है। अंटार्कटिका, ठीक। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तलचर कोयले की खान कहाँ पर है? उड़ीसा में। सही जवाब है आपका ऑप्शन सी, उड़ीसा। क्या आपको पता है कि कोयला अपसादी चट्टानों से निकाला जाता है? कोयला अपसादी चट्टानों से निकाला जाता है, ठीक है दोस्तों। दोस्तों कोयले की सबसे अच्छी किस्म एंथ्रासाइट होती है, फिर बिटुमिनस, फिर लिग्नाइट और फिर पीत कोयला। तो ये आप याद ना, सबसे अच्छी किस्म का कोयला एंथ्रासाइट होता है। नेक्स्ट है संविधान सभा में यह किसने कहा था कि सरकारी नीति के निर्देशक सिद्धांत किसी बैंक में दे उस चेक की भांति है जिसका भुगतान बैंक अपनी सुविधा के अनुसार कर सकता है? दोस्तों डीपीएसपी के बारे में यह कथन केटी शाह का है, ऑप्शन डी इसका सही जवाब है, ठीक है। डीपीएसपी कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड से लिए गए हैं। डीपीएसपी ये आयरलैंड से लिए गए हैं दोस्तों, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। अच्छा मैं आपको एक चीज़ बता दूं दोस्तों, हमारे संविधान का प्रारूप किसने तैयार किया था? बी आर अम्बेडकर ने। संविधान का शिल्पकार अम्बेडकर को कहा जाता है। भारत में संविधान दिवस कब होता है? 26 नवंबर को संविधान दिवस होता है। और एक चीज़ याद रखना, भारत का संविधान अपने हाथ से लिखा था प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने। तो प्रेम बिहारी वो व्यक्ति हैं जिन्होंने संविधान को अपने हाथ से लिखा है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका ग्राम सभा एक या अधिक संख्या में निगरानी समिति का गठन कर सकती है। इस समिति का गठन किससे किया जा सकता है? दोस्तों ग्राम सभा जो गठित करती है ना, वो ऐसे व्यक्तियों को जो ग्राम पंचायत के सदस्य ना हो, याद रखिएगा, ऑप्शन डी इसका सही जवाब है, ठीक है। क्या आपको पता है कि भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब होता है? 24 अप्रैल को। 24 अप्रैल को भारत में पंचायती राज दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा। और पंचायती राज जो है ना, ये राज्य सूची का विषय है, क्लियर। चलिए
नेक्स्ट है सकल घरेलू उत्पाद किसकी माप है। दोस्तों सकल घरेलू उत्पाद मतलब जीडीपी। जीडीपी जो होता है ना, ये अर्थव्यवस्था के आर्थिक प्रदर्शन का एक बुनियादी माप होता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि किसी देश की घरेलू आर्थिक गतिविधियों की माप है जीडीपी। ठीक है, ये आप याद रखें। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किसके बदले में ग्राम समृद्धि योजना चलाई गई है। दोस्तों ग्राम समृद्धि योजना जो चलाई गई वो जवाहर रोजगार योजना के बदले में चलाई गई है, याद रखिएगा। ठीक है, ग्राम समृद्धि योजना जवाहर रोजगार योजना के मतलब उसमें चलाई गई है। क्लियर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण के लिए ऊर्जा मिलती है। दोस्तों प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो ऊर्जा मिलती है वो धूप से मिलती है, सूर्य से मिलती है। ठीक है दोस्तों प्रकाश संश्लेषण जो होता है पत्तियों के हरे भाग में होता है जिनमें क्लोरोफिल होता है, और क्लोरोफिल के सेंटर में कौन सी धातु होती है, मैग्नीशियम। और जब प्रकाश संश्लेषण होता है तो इसमें सौर ऊर्जा का परिवर्तन होता है किसमें, रासायनिक ऊर्जा में। तो आप इसको याद रखिएगा, सौर ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदल जाती है प्रकाश संश्लेषण में। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित में से किस तिथि को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा मेक इन इंडिया कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था। दोस्तों मेक इन इंडिया कार्यक्रम जो लॉन्च किया गया वो कहाँ, 25 सितंबर 2014 को लॉन्च हुआ था। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, 25 सितंबर 2014। ठीक है, और ये जो मेक इन इंडिया कार्यक्रम है इसका मतलब है कि भारत में स्वदेशी चीज़ों को हम बनाएं और उसका उत्पादन करें। तो ये सारी चीज़ें आप याद रखिएगा। और इसका लोगो क्या है, इसका लोगो शेर है। मेक इन इंडिया कार्यक्रम का लोगो शेर है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब होता है। दोस्तों प्रतिवर्ष 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है, प्रतिवर्ष 8 मार्च। अच्छा, भारत में राष्ट्रीय महिला दिवस कब होता है। भारत में राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को होता है। भारत का अगर पूछे महिला दिवस तो 13 फरवरी, और अंतर्राष्ट्रीय पूछेगा तो 8 मार्च। निम्नलिखित में से कौन सा नगर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में नहीं आता। दोस्तों कौन सा ऐसा मतलब जिला है जो एनसीआर का हिस्सा नहीं है। सही जवाब क्या होगा दोस्तों, कानपुर। कानपुर एनसीआर में नहीं आता। ठीक है दोस्तों, एनसीआर में यूपी के अलीगढ़ है, शामली है, गौतम बुद्ध नगर है, गाजियाबाद है, हापुड़ है, ये सारे आपके एनसीआर में आते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन संख्या 127। क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से किसका जोड़ा गलत बनाया गया है। केरल का डांस करगम है। दोस्तों केरल का डांस करगम है, तो करगम केरल का नहीं है दोस्तों, ये तमिलनाडु का डांस है। तो पहले ही कथन गलत हो गया। गुजरात का गरबा है, सही है। उत्तर प्रदेश का नौटंकी है, सही है। पश्चिम बंगाल में जटन होता है, ये भी सही है। बाकी केरल का करगम नहीं है, ये तमिलनाडु का है। तो ऑप्शन ए ही आपका गलत है। केरल में मोहिनीअट्टम होता है, ठीक है, कथकली होता है, मरगम कली होता है, पुली कली होता है। कली वाले जितने डांस है वो केरल के होते हैं। नेक्स्ट आपका, पृथ्वी किस अक्षांश रेखा पर सर्वाधिक लंबे दिन को सूर्य का प्रकाश 24 घंटे उपलब्ध रहता है। पृथ्वी की किस अक्षांश रेखा पर जो सबसे ज़्यादा मतलब सूर्य चमकता है वो चमकेगा 66 डिग्री, 66 से ही 1/2 डिग्री अक्षांश पर। तो इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन बी, याद रखना। अच्छा, पृथ्वी दिवस कब होता है, 22 अप्रैल को। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को होता है। पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है, 6371 किलोमीटर। ठीक, नेक्स्ट है, चेरनोबिल परमाणु संयंत्र कहाँ स्थित है, यूक्रेन में। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, चेरनोबिल यूक्रेन में। और चेरनोबिल में ना घटना हुई थी, ये फट गया था आपका 1986 में चेरनोबिल की घटना देखने को मिली थी। ठीक है, उसके बाद में पहली बार तो इसमें जब 1986 में फटा, उसके बाद में कई बार इसमें विस्फोट हुए। तो ये आप याद रखिएगा। दोस्तों यूक्रेन की राजधानी क्या है, कीव। यूक्रेन की राजधानी कीव है, और यूक्रेन की मुद्रा हर्बिनिया कहलाती है। यूक्रेन जो है ये यूरोप महाद्वीप का देश है। ऑपरेशन गंगा आप याद रखिएगा, यूक्रेन से भारतीयों को निकालने के लिए शुरू किया गया था। परमाणु संयंत्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है, अगर पूछे आपसे तो विखंडन के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, विखंडन के सिद्धांत पर। नेक्स्ट आपका, मैकमोहन रेखा भारत और चीन की सीमा का निर्धारित करती है। जब बताइए, डूरंड रेखा। डूरंड रेखा जो है ये आपकी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच मतलब सीमा बनाती है। ठीक है, मैकमोहन रेखा भारत चीन और डूरंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच सीमा बनाती है। दोस्तों क्या आपको पता है कि मैकमोहन रेखा 1914 में खींची गई थी। मैकमोहन रेखा 1914 में खींची गई थी, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अच्छा, भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा, रेडक्लिफ रेखा। भारत और पाकिस्तान के बीच रेडक्लिफ रेखा है, याद रखिएगा, भारत और पाकिस्तान के बीच रेडक्लिफ रेखा है।
ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट आपका निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में समता के अधिकार का प्रावधान है? दोस्तों समता के अधिकार का प्रावधान आर्टिकल 14 में है। ऑप्शन ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। आर्टिकल 19 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं की बात करता है। आर्टिकल 18 उपाधियों के अंत से संबंधित है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका कॉफ़ी बोर्ड का मुख्यालय भारत में कहाँ पर है? दोस्तों भारत में जो कॉफ़ी बोर्ड है ना, ये बेंगलोर में है। सही जवाब है आपका ऑप्शन 4। रबर बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पर है दोस्तों? रबर बोर्ड का मुख्यालय ये आपका केरल में है, कोट्टायम में। तंबाकू बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पर है दोस्तों? गुंटूर में। और जूट बोर्ड का मुख्यालय कोलकाता में है। ठीक है, आप लगा सकते हैं। तो एक बार दोबारा देख लेते हैं। कॉफ़ी बोर्ड का मुख्यालय बेंगलोर में, यानी कि 4, पहला आएगा 4। रबर बोर्ड का मुख्यालय केरल में, फिर आएगा 3। तंबाकू बोर्ड का गुंटूर में, फिर आएगा 2। और जूट बोर्ड कोलकाता में, फिर आएगा 1। यानी कि 4 3 2 1। तो इसका सही जवाब क्या बनना है आपका? 4 3 2 1, मतलब ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। 4 3 2 1। दोस्तों क्या आपको पता है जूट का दूसरा नाम क्या है? इसको गोल्डन फाइबर भी कहा जाता है। गोल्डन फाइबर किस फसल का नाम है? दोस्तों जूट का ही नाम है गोल्डन फाइबर। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है आपके एग्जाम में। ठीक है, और भारत में सबसे ज़्यादा रबर केरल में होती है। तंबाकू में कौन सा उत्तेजक पदार्थ है? निकोटीन होता है। ठीक है, तंबाकू में उत्तेजक पदार्थ निकोटीन है। नेक्स्ट आपका निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? अच्छा, आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 सही है। एसबीआई की स्थापना, दोस्तों एसबीआई की स्थापना की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 1 जुलाई 1955 ये भी सही है। नबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 ये भी सही है। एलआईसी की स्थापना 1956 जुलाई 1956 नहीं, ये सितंबर 1956 में की गई थी। ठीक है, एलआईसी की स्थापना सितंबर 1956 में, बाकी ये सभी मिले हुए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका निम्नलिखित में से किसकी सबसे कम सार्वभौमिकरण की संभावना है? यानी कि ग्लोबलाइजेशन किसका सबसे कम होता है? सही जवाब क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन डी, ढांचागत सुविधाओं को बढ़ाना। ठीक है, ढांचागत सुविधाओं को बढ़ाने में ग्लोबलाइजेशन कम होता है। नेक्स्ट आपका हाइड्रोकार्बन का प्राकृतिक स्रोत क्या है? दोस्तों हाइड्रोकार्बन का प्राकृतिक स्रोत जो होता है ना, वो कच्चा तेल होता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कार्बोहाइड्रेट। दोस्तों 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से कितनी ऊर्जा मिलेगी? 4 कैलोरी मिलती है, याद रखिएगा। और हमारे खाने में क्विक एनर्जी का स्रोत कार्बोहाइड्रेट होते हैं। सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव कौन सा है? दोस्तों सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव जो होता है ना, वो कौन सा होगा? अमीबा। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। ठीक है, अमीबा। अमीबा का वैज्ञानिक नाम अमीबिया प्रोटियस है, याद रखना। और ये प्रोटोजोआ में आता है। अमीबा ये प्रोटोजोआ में आता है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 137। सब्जी के लिए काम आने वाले पौधों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? दोस्तों सब्जी के लिए काम आने वाले पौधों के अध्ययन को हम क्या बोलते हैं? इसको बोला जाएगा ओलेरीकल्चर। ऑप्शन डी। फ्लोरिकल्चर ये फूलों के लिए होता है। फ्लोरिकल्चर फूलों के लिए, हॉर्टिकल्चर बागवानी, और पोमोलॉजी फलों के लिए होता है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका, चलो एक क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए कि टमाटर और पालक में कौन सा अम्ल होता है? ठीक है, टमाटर और पालक में कौन सा अम्ल होता है? ऑक्सैलिक अम्ल होता है, याद रखिएगा। टमाटर और पालक में कौन सा अम्ल है? ऑक्सैलिक अम्ल होता है। ठीक है, अगर आपसे पूछे भारतीय सब्जी अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, तो वाराणसी में भारतीय सब्जी अनुसंधान केंद्र है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, एक अज्ञात भारतीय की आत्मकथा ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन किसके द्वारा लिखी गई है? तो दोस्तों ये नीरज सी चौधरी की किताब है, ये आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों। अच्छा, आर के नारायण की कौन सी है? इनकी है द गाइड। आर के नारायण की किताब है द गाइड, याद रखिएगा, ये बहुत आती है। नेक्स्ट है अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में मिलता है? दोस्तों अर्जुन पुरस्कार खेल के क्षेत्र में मिलता है। कहाँ मिल गया? खेल के क्षेत्र में मिलता है। ऑप्शन 3। ऑस्कर अवार्ड सिनेमा के क्षेत्र में, द्रोणाचार्य अवार्ड खेल प्रशिक्षण के लिए, पुलित्जर अवार्ड पत्रकारिता के लिए। अब आप देख सकते हो ए वाला 3 से मेल खाता है, पहले 3 आना है। ठीक है, बी वाला 1 से मेल खाता है, फिर 1 आना, तो एक ही आपका ऑप्शन है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। ठीक है दोस्तों, अर्जुन अवार्ड की शुरुआत कब हुई थी? 1961 में अर्जुन अवार्ड की शुरुआत हुई थी। और अर्जुन अवार्ड में 15 लाख रुपए की राशि मिलती है, याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों। अच्छा, अभी ना ऑस्कर में भारत की ओर से, चलो एक क्वेश्चन बताना है आपको, शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म कौन सी है? शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म भारत की कौन सी है जिसने ऑस्कर अवार्ड प्राप्त किया है? एक हाथी के ऊपर बेस्ड है, इस फिल्म का नाम बताइएगा। शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म कौन सी है जिसे ऑस्कर मिला 2023 में? ठीक है, कमेंट में लिख के बताइएगा।
नेक्स्ट आपका नॉर्मन बोरलॉग किस देश से संबंधित हैं? दोस्तों नॉर्मन बोरलॉग जो है ना, इन्हें दुनिया में हरित क्रांति का पितामह माना जाता है और ये अमेरिका के हैं। अमेरिका के हैं नॉर्मन बोरलॉग, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। भारत में हरित क्रांति का जनक कौन है? एम एस स्वामीनाथन। भारत में हरित क्रांति का जनक कौन है? एम एस स्वामीनाथन। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? देवा शरीफ का मेला बाराबंकी में लगता है, कजरी मिर्जापुर की, आला महोबा के, कर्मा मथुरा का। तो कर्मा मथुरा में नहीं होता दोस्तों, कर्मा सोनभद्र और मिर्जापुर में होता है खरवार जनजाति के द्वारा, याद रखिएगा। दोस्तों उत्तर प्रदेश में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? मथुरा में सबसे कम वर्षा होती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? आला बुंदेलखंड में होता है, बिल्कुल सही है। चैती रुहेलखंड का है, चैती रुहेलखंड, तो चैती रुहेलखंड का है, ये गलत है, ठीक है, ये चैती रुहेलखंड का नहीं होता। बाकी बिरहा पूर्वांचल, कजरी, अवध, ये सही है। नेक्स्ट आपका निम्नलिखित में कौन सा उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है? उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य कौन सा है? मुरिया, ऑप्शन डी सही जवाब है। मुरिया छत्तीसगढ़ का होता है, ठीक है, छत्तीसगढ़ और झारखंड में होता है मुरिया, मुरिया जनजाति, याद रखिएगा। बाकी चरकुला में 108 दिए रखे जाते हैं अपने सर पर। नेक्स्ट, और उत्तर प्रदेश का एक डांस और याद है, नौटंकी। नौटंकी कहाँ की नृत्य शैली है? यूपी की। क्या आपको पता है कि उत्तर प्रदेश दिवस 24 जनवरी को होता है? उत्तर प्रदेश दिवस 24 जनवरी को होता है, याद रखना। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में अधिकतम क्षेत्रफल वाला जनपद कौन सा है? दोस्तों उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जनपद जो है ना, वो आपका लखीमपुर खीरी है, ऑप्शन बी। और लखीमपुर खीरी में उत्तर प्रदेश का एकमात्र नेशनल पार्क भी है, दुधवा नेशनल पार्क, लखीमपुर खीरी, याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों यहाँ पे लिखा गया सोनभद्र। सोनभद्र यूपी का एक ऐसा जिला है जो 4 राज्यों से घिरा हुआ है, बिहार से और झारखंड से, झारखंड के अलावा छत्तीसगढ़ से और मध्य प्रदेश से, 4 राज्यों से सीमा साझा होती है सोनभद्र की। 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की पुरुष साक्षरता दर कितनी है? 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की पुरुष साक्षरता दर 77.3 है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, ठीक है। वर्ल्ड वाइड वेब बना है दोस्तों, वर्ल्ड वाइड वेब जो बना है ना, लाखों वेब पेज से बना है। सही जवाब क्या होगा आपका? वर्ल्ड वाइड वेब, ये लाखों वेब पेज से बना है, ठीक है। और ये किसने शुरू किया था? टिम बर्नर्स-ली ने, टिम बर्नर्स-ली के द्वारा शुरू किया गया। नेक्स्ट है, HTML के लिए एक संक्षिप्त शब्द क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या है? दोस्तों इंटरनेट ऑफ थिंग्स दुनिया भर में उन सभी फिजिकल डिवाइसों का एक समूह है जो इंटरनेट से जुड़े होते हैं। तो सब क्या होगा? इसका सही जवाब क्या बनना होगा? ऑप्शन सी, फिजिकल वर्ल्ड है। नेक्स्ट है, CUI का पूर्ण रूप क्या है? दोस्तों करेक्टर यूजर इंटरफेस, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, करेक्टर यूजर इंटरफेस। बिग डेटा का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है? दोस्तों बिग डेटा का उपयोग जो होता है ना, वो शिक्षा में, मीडिया में और मैन्युफैक्चरिंग सभी में होता है। क्या आपको पता है कि शिक्षा कौन सी सूची का विषय है? शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है, याद रखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूं दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि जो शिक्षा दिवस होता है भारत में कब होता है? दोस्तों भारत में शिक्षा दिवस 24 नहीं, 11 नवंबर को भारत में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस होता है। तो दोस्तों ये था आज का मॉक टेस्ट, 50 प्रश्नों का अभ्यास किया हमने, और आई होप ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है वो क्वेश्चन जरूर बताइएगा। मिलता हूँ आपको अगले मॉक टेस्ट के साथ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग ज्ञानपीठ जी के पॉइंट।